आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस सेशन में हम जानेंगे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी, डिफरेंट मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम एंड अदर एग्रीगेट वेरिएबल्स, डिफरेंट प्राइस इंडेक्स एंड लॉट मोर। और हाँ, आज का सेशन थोड़ा लंबा होने वाला है और अगर आपको शॉर्ट्स और रील्स में चीजें समझना पसंद है देन दिस सेशन इज नॉट फॉर यू। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम देखते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन के लिए हमें जिन चीजों की आवश्यकता होती है उसे हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कह सकते हैं। प्रोडक्शन के लिए हमें सबसे पहले चाहिए एक एंटरप्रेन्योर जो प्रोडक्शन एक्टिविटी करने का इच्छुक हो। उसके बाद में हमें चाहिए कैपिटल। कैपिटल से हम डिफरेंट रिसोर्सेज को बाय कर सकते हैं और प्रोडक्शन एक्टिविटीज को स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद में चाहिए हमें नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज लाइक रॉ मटेरियल, लैंड एटसेट्रा। एंड द लास्ट इज ह्यूमन लेबर। ह्यूमन लेबर की मदद से हम प्रोडक्शन एक्टिविटीज करेंगे। सो दीज फोर आर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन एक्टिविटीज के द्वारा जो प्रोडक्ट बनता है, एंटरप्रेन्योर उस प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करता है और सेल करने पर जो पैसा उसे मिलता है उसे हम रेवेन्यू कहते हैं। इस रेवेन्यू में से कुछ पैसा यदि उसने फैक्ट्री की बिल्डिंग लीज पे या रेंट पे ली है तो रेंट पे चला जाएगा, ह्यूमन लेबर्स को वेजेस में चला जाएगा, सैलरी में चला जाएगा। अगर आपने कैपिटल उधार ले रखी है तो उसके ब्याज में चला जाएगा और इसके बावजूद भी कुछ पैसा बच जाएगा तो वह उसका प्रॉफिट होगा। एंटरप्रेन्योर इस प्रॉफिट को अगले साल कुछ मशीनरी बाय करने के लिए काम में ले सकता है। तो ऐसे एक्सपेंडिचर जो प्रोडक्शन की कैपेसिटी को बढ़ाते हैं, इस तरह के एक्सपेंडिचर को इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहते हैं। और ये सब एक्टिविटीज जैसे कि बाय करना, सेल करना, प्रोडक्शन करना, ब्याज देना, ये सब एक्टिविटीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहलाती हैं। एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में ये सब एक्टिविटीज प्राइवेट पर्संस के द्वारा परफॉर्म की जाती है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में गवर्नमेंट का इंटरवेंशन कम से कम होता है या नहीं के बराबर होता है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज पर प्राइवेट ओनरशिप होती है और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन प्रॉफिट के मोटिव से होता है। किसी भी इकोनॉमी में मुख्यतः 4 सेक्टर होते हैं जो इकोनॉमी में मुख्य भूमिका निभाते हैं। फर्स्ट है फर्म, फर्म जो प्रोडक्शन करती है। सेकंड है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को अपनी जनता के लिए रोड, हॉस्पिटल, स्कूल और अदर सोशल वेलफेयर फैसिलिटीज उपलब्ध करानी होती है। इसके लिए गवर्नमेंट को टैक्सेस इंपोज करना होता है और कुछ केसेस में गवर्नमेंट प्रोडक्शन भी करती है। थर्ड है हाउस होल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड से मतलब है सिंगल इंडिविजुअल्स जो अपने कंजप्शंस के लिए डिसीजंस खुद लेता है, या एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जो अपने कंजप्शन से संबंधित डिसीजंस जॉइंटली लेते हैं। एंड द फोर्थ वन इज एक्सटर्नल सेक्टर। एक्सटर्नल सेक्टर मींस ट्रेड विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसमें 2 तरह के ट्रेड्स आते हैं। फर्स्ट है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट में डोमेस्टिक कंट्री गुड्स एंड सर्विसेज को रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को सेल करती है। सेकंड है इंपोर्ट। इंपोर्ट में डोमेस्टिक कंट्री रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से गुड्स एंड सर्विसेज को बाय करती है। तो हमने देखा प्रोडक्शन के लिए हमें नेचुरल रिसोर्सेज चाहिए। तो एक कंट्री जिसके पास में नेचुरल रिसोर्सेज खूब सारे हैं तो क्या वह कंट्री सबसे ज्यादा प्रॉस्पेरस होगी? इसका आंसर है नहीं। अफ्रीका एक रिच रिसोर्सेज कॉन्टिनेंट है। अफ्रीका में रिसोर्सेज की भरमार है जैसे कि तेल, कॉपर, डायमंड, बॉक्साइट। लेकिन वर्ल्ड की टॉप 10 पुअरेस्ट कंट्रीज में से 9 कंट्रीज अफ्रीका कॉन्टिनेंट से आती हैं जैसे कि साउथ सुडान, बुरुंडी, रिपब्लिक ऑफ कांगो एटसेट्रा। कुछ ऐसी कंट्रीज भी हैं जिनके पास में बहुत कम नेचुरल रिसोर्सेज है लेकिन वो बहुत प्रोस्पेरस है जैसे जापान और स्विट्जरलैंड। इसलिए एक प्रोस्पेरस कंट्री बनने के लिए रिसोर्सेज को प्रोडक्शन प्रोसेस के थ्रू ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है। सो लेट्स सी हाउ दिस प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ रिसोर्सेज क्रिएट इनकम एंड वेल्थ। सो आफ्टर प्रोडक्शन प्रोड्यूसर क्या करेगा? इन गुड्स को कंज्यूमर को सेल करेगा और कंज्यूमर क्या करेगा? इन गुड्स का या तो कंजप्शन करेगा या इनको फर्दर प्रोसेस करेगा। जब गुड्स को फर्दर प्रोसेस करेगा देन इट इज कॉल्ड इंटरमीडिएट गुड्स। जैसे कि एक किसान कपास उगाता है और वह इस कपास को एक मिल को बेचता है। अब मिल वाला उस कपास को प्रोसेस करता है और यार्न अर्थात धागा बनाता है। तो यहाँ कपास क्या हुआ? यहाँ कपास फाइनल गुड नहीं हुआ, इंटरमीडिएट गुड हुआ। अब ये स्पिनिंग मिल वाला इस धागे को टेक्सटाइल मिल को सेल करता है और टेक्सटाइल मिल वाला इस धागे से कपड़ा बनाता है और इस कपड़े को कंज्यूमर को सेल करता है।
कंज्यूमर इस कपड़े को फाइनल यूज करता है। तो इस तरह के गुड्स जो फाइनल यूज में काम आते हैं उन्हें फाइनल गुड्स कहते हैं, और इस तरह के गुड्स जो अन्य प्रोसेस से गुजरते हैं और अन्य गुड्स बनाने में काम आते हैं उन्हें इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं। अब हमें यह जानना है कि किसी एक पर्टिकुलर एरिया में, किसी एक पर्टिकुलर कंट्री में टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ, तो हम कैसे जानेंगे? एक एरिया में डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं, इसके लिए हमें एक कॉमन मेजरमेंट लेना पड़ता है, और यह कॉमन मेजरमेंट हम मनी के रूप में लेते हैं। हम मनी वैल्यू उसी गुड्स की लेते हैं जो फाइनल गुड्स होती हैं, क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स फाइनल गुड्स में शामिल होती है। कुछ गुड्स ड्यूरेबल नेचर की होती हैं और ये प्रोडक्शन करने में काम आती है, जैसे कि मशीन, इम्प्लीमेंट्स, टूल्स एक्सेट्रा। चूंकि ये प्रोडक्शन करने में सहायक होती हैं और ड्यूरेबल नेचर की होती हैं, इसलिए इन्हें हम कैपिटल गुड्स कहते हैं। कैपिटल गुड्स का समय के साथ साथ क्षरण होता है, अर्थात डिप्रिसिएशन होता है। तो कैपिटल गुड्स में हम डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। ऐसा फाइनल आउटपुट जिसमें सभी कैपिटल गुड्स होती हैं उसे इकोनॉमी का ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इन कैपिटल गुड्स में से कुछ गुड्स ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कैपिटल गुड्स के रिप्लेसमेंट और रिपेयर में काम आती हैं, अर्थात ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कैपिटल गुड्स के डिप्रिसिएशन के रूप में इनका कंजप्शन हो जाता है। डिप्रिसिएशन को कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड असेट भी कहते हैं। तो इसमें नेट इन्वेस्टमेंट क्या होगा? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डिप्रिसिएशन। अब हम सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी के बारे में पढ़ते हैं। शुरुआत में हमने देखा था कि प्रोडक्शन के लिए 4 फैक्टर रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ये 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन से हैं? सबसे पहले एंटरप्रेन्योर। तो एंटरप्रेन्योर के लिए जो रेम्युनरेशन होता है वो होता है प्रॉफिट। देन कैपिटल, कैपिटल के लिए रेम्युनरेशन होता है इंटरेस्ट। देन नेचुरल रिसोर्सेज लाइक लैंड, तो इसके लिए रेम्युनरेशन होगा रेंट। एंड लास्ट ह्यूमन लेबर, ह्यूमन लेबर्स के लिए जो रेम्युनरेशन होता है वो होता है सैलरी और वेजेस। अब हम एक सिंपल इकोनॉमी की बात करते हैं जिसमें 2 ही सेक्टर होते हैं, जिसमें गवर्नमेंट और एक्सटर्नल सेक्टर नहीं होता है। ये 2 सेक्टर होते हैं, हाउस होल्ड और फर्म। सिंपल इकोनॉमी मॉडल में देखते हैं कि प्रोडक्शंस के द्वारा मनी का सर्कुलर कैसे होता है। सिंपल इकोनॉमी में ना गवर्नमेंट होती है, ना ही कोई एक्सटर्नल सेक्टर होता है, और ना ही हाउस होल्ड कोई सेविंग करता है। इसलिए सिंपल इकोनॉमी में हाउस होल्ड जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज करते हैं इसके लिए वो अपना पेमेंट फर्म से प्राप्त करते हैं। क्योंकि सिंपल इकोनॉमी में हमने कोई सेविंग नहीं मानी है, इसलिए हाउस होल्ड अपना सारा एक्सपेंडिचर्स फर्म द्वारा प्रोड्यूस की गई गुड्स को परचेज करने में करते हैं। So we can measure the aggregate income by calculating the value of final goods and services produced by a firm. फर्म्स को गुड्स एंड सर्विसेज सेल करने से जो रेवेन्यू प्राप्त होती है वो फर्म फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को पेमेंट करता है फॉर द सर्विसेज सप्लाइड बाय देम, एंड दिस इज द सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी। You can easily understand this circular of money by this diagram. किसी पर्टिकुलर कंट्री में एक साल के अंदर जो टोटल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई है उनकी वैल्यू को हम 3 तरीके से मेजर कर सकते हैं। फर्स्ट इज प्रोडक्ट मेथड, सेकंड इज एक्सपेंडिचर मेथड, एंड थर्ड इज इनकम मेथड। प्रोडक्ट मेथड को हम वैल्यू एडेड मेथड भी कहते हैं। इसमें फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को मेजर किया जाता है। फॉर एन एग्जांपल, हम यह मानते हैं कि एक इकोनॉमी में 2 प्रोड्यूसर हैं। एक है फार्मर जो व्हीट प्रोड्यूस करता है और एक है बेकर जो ब्रेड बनाता है। अब मान लो फार्मर ने 100 रुपए के गेहूं प्रोड्यूस किए, इसमें से वो 50 रुपए के गेहूं बेकर्स को सेल कर देता है और बेकर्स उस 50 रुपए के गेहूं से 200 रुपए की ब्रेड बनाता है। तो इसमें टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कितना हुआ? आप कहेंगे 100 रुपए फार्मर के और 200 रुपए बेकर्स के, टोटल हुआ 300 रुपए। लेकिन नहीं, इसका आंसर 300 नहीं है, क्योंकि जो बेकर्स ने 50 रुपए के गेहूं यूज किए हैं वो इंटरमीडिएट गुड्स हैं, उसका फाइनल आउटपुट है ब्रेड। तो इस इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को फाइनल आउटपुट की वैल्यू में से हमें हटाना होगा। तो अब हम देखते हैं कि इन दोनों ने इंडिविजुअली कितनी वैल्यू ऐड की। फार्मर्स ने जो टोटल वैल्यू ऐड की वो की 100 रुपए के गेहूं की, और बेकर्स ने जो वैल्यू ऐड की वो होगी 200 - 50 इक्वल टू 150। तो टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होगा 250। सो दिस इज द प्रोडक्ट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यदि हम सभी फर्मों के द्वारा जो ग्रॉस वैल्यू ऐड की गई है उसको योग करते हैं तो हम एक इकोनॉमी में एक साल में प्रोड्यूस की गई सभी गुड्स एंड सर्विसेज की एग्रीगेट वैल्यू को मेजर कर सकते हैं, और सच एन एस्टिमेट इज कॉल्ड जीडीपी।
gross domestic product. So, gross domestic product is the sum of gross value added by all the firms in an economy. ग्रॉस वैल्यू एडेड को हम जीवीए से डिनोट करते हैं। तो प्रोडक्ट मेथड में जीडीपी का जो फॉर्मूला होगा वो ये होगा, जीडीपी स्टैंड्स फॉर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी होती है कि इसमें एक कंट्री की बाउंड्री में जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की है हम उन्हीं की वैल्यू करते हैं, कंट्री के आउटसाइड के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की बात हम नहीं करते हैं। और यह एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए मेजर की जाती है। कुछ कंट्रीज में यह कैलेंडर ईयर के लिए मेजर की जाती है, भारत में यह फाइनेंशियल ईयर और क्वार्टरली मेजर की जाती है। एक्सपेंडिचर मेथड, इस मेथड से जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए हम इकोनॉमी में किसी पर्टिकुलर अवधि में किए गए सभी खर्चों का योग करते हैं। मेनली 4 तरह के खर्चे होते हैं। फर्स्ट, कंजप्शन एक्सपेंडिचर, सेकंड, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, थर्ड, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड फोर्थ इज नेट एक्सपोर्ट। कंजप्शन एक्सपेंडिचर में हाउस होल्ड द्वारा गुड्स एंड सर्विसेज पर किए गए एक्सपेंडिचर इंक्लूड होते हैं, जैसे कि स्पेंडिंग ऑन आइटम्स लाइक क्लॉथ, फूड एटसेट्रा। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में कैपिटल गुड्स पर किए गए खर्चे आते हैं, मुख्यतः मशीनरी, इक्विपमेंट और कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड खर्चे आते हैं। थर्ड इज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट के द्वारा किए गए एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में आते हैं। गवर्नमेंट एजुकेशन, मेडिकल फैसिलिटीज, रोड्स, इन सब के लिए एक्सपेंडिचर करती है और ये सब खर्चे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में आते हैं। फोर्थ इज नेट एक्सपोर्ट्स, नेट एक्सपोर्ट्स में हम एक्सपोर्ट्स पर किए गए खर्चों में से इंपोर्ट पर किए गए खर्चों को माइनस करते हैं। एक्सपेंडिचर मेथड में जीडीपी कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होगा वो होगा जीडीपी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एन। जैसा कि पहले हमने पढ़ा था, गुड्स एंड सर्विसेज पर किया गया फाइनल एक्सपेंडिचर सभी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को मिली आई के बराबर होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फर्म को मिली रेवेन्यू फर्म फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को वेजेस, सैलरी, इंटरेस्ट, रेंट इनके रूप में बांट देती है। तो एज पर इनकम मेथड जीडीपी इज इक्वल टू वेजेस प्लस प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट प्लस रेंट। तो आइए अब हम इन तीनों मेथड को समराइज करके एक बार पुनः देखते हैं। तो एज पर प्रोडक्ट मेथड जीडीपी इज इक्वल टू sum of gross value added by all the firm in an economy, and as per expenditure method GDP is equal to consumption expenditure plus investment expenditure plus government expenditure plus export minus import, and as per income method GDP is equal to wages plus profit plus interest plus rent। अब तक हम जीडीपी की कैलकुलेशन फैक्टर कॉस्ट पर कर रहे थे। क्या आपने जीडीपी एट मार्केट प्राइसेस सुना है? जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी जीवीए एट बेसिक प्राइसेस सुना है? शायद बहुत कम लोगों ने सुना होगा। तो आइए हम जानते हैं फैक्टर कॉस्ट, बेसिक प्राइसेस एंड मार्केट प्राइसेस में क्या फर्क है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस जीडीपी को फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस पर रिपोर्ट करता था, लेकिन जनवरी 2015 के बाद में सीएसओ ने इसे रिवाइज कर दिया। सीएसओ अब जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट की बजाय जीवीए एट बेसिक प्राइसेस रिपोर्ट करता है और इसके साथ ही जीडीपी एट मार्केट प्राइसेस रिपोर्ट करता है। जीडीपी एट मार्केट प्राइसेस को ही हम सिंपली जीडीपी कहते हैं। जीवीए स्टैंड्स फॉर ग्रॉस वैल्यू एडेड, जिसके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। जीवीए इज सम ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय ऑल द फर्म इन एन इकोनॉमी। बेसिक प्राइसेस को समझने के लिए हमें नेट प्रोडक्शन टैक्स एंड नेट प्रोडक्ट टैक्स को समझना होगा। नेट प्रोडक्शन टैक्स में से प्रोडक्शन सब्सिडीज को लेस करने पर मिलता है। प्रोडक्शन टैक्स एंड प्रोडक्शन सब्सिडीज प्रोडक्शन के संबंध में पेड और रिसीव की जाती है, लेकिन इनका प्रोडक्शन के वॉल्यूम से कोई लेना देना नहीं होता है, जैसे कि लैंड रेवेन्यू, स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फीस आदि। जबकि प्रोडक्ट टैक्स एंड सब्सिडीज पर यूनिट प्रोडक्शन पर पेड और रिसीव की जाती है, जैसे कि एक्साइज ड्यूटीज, सर्विस टैक्स, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ड्यूटीज एटसेट्रा। Basic prices includes production tax but exclude product tax. So GVA at basic prices will be equal to GVA at factor cost plus में production tax, and GDP at market price will be equal to GVA at basic prices plus product tax. GNP यानी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। जब भी हम नेशनल्स की बात करते हैं तो हम कंट्री के रेजिडेंट्स की बात करते हैं, इसलिए ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट में हम कंट्री के रेजिडेंट्स द्वारा चाहे देश में या विदेश में प्रोड्यूस फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं और इसमें से
फॉरेनर्स के द्वारा प्रोड्यूस फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को माइनस करते हैं। सो जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मीन्स अपने देश के लोगों द्वारा देश के बाहर कमाया हुआ पैसा माइनस विदेशियों के द्वारा अपने देश में कमाया हुआ पैसा। सो जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। So GNP equal to GDP plus factor income earned by the domestic factor of productions employed in the rest of the world minus factor income earned by the factor of productions of the rest of the world employed in the domestic economy. So GNP is equal to GDP plus net factor income from abroad. GNP में से हम डिप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं तो नेट नेशनल प्रोडक्ट प्राप्त होता है। यह सब हम मार्केट प्राइस पर निकाल रहे हैं। मार्केट प्राइसेस इंक्लूड्स टैक्सेस एंड सब्सिडीज। तो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए हमें टैक्सेस एंड सब्सिडीज को हटाना होगा। एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट को भी नेशनल इनकम कहते हैं। सो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट इक्वल टू नेशनल इनकम इक्वल टू एनएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज, या एनएनपी एट market price minus net indirect taxes. Net indirect taxes means indirect taxes minus subsidies. नेशनल इनकम को हम फर्दर कैटेगराइज कर सकते हैं जैसे कि पर्सनल इनकम, डिस्पोजेबल इनकम। पर्सनल इनकम को निकालने के लिए हम नेशनल इनकम में से अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, हाउस होल्ड द्वारा दिए गए नेट इंटरेस्ट पेमेंट और कॉर्पोरेट टैक्स को नेशनल इनकम में से माइनस करते हैं और गवर्नमेंट और फर्म द्वारा हाउस होल्ड को दिए गए ट्रांसफर पेमेंट को नेशनल इनकम में ऐड करते हैं। सो पर्सनल इनकम इज इक्वल टू नेशनल इनकम माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट माइनस नेट इंटरेस्ट पेमेंट मेड बाय द हाउस होल्ड माइनस कॉर्पोरेट टैक्स प्लस ट्रांसफर पेमेंट्स मेड टू द हाउस होल्ड बाय द गवर्नमेंट और द फर्म। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट मीन्स ऐसा प्रॉफिट जिसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया है, जैसे कि कंपनियां कई बार अपने शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट ना करके इसे रिटेन अर्निंग के रूप में रख लेती हैं और इसे फर्दर इन्वेस्ट कर देती हैं। कॉर्पोरेट टैक्स फर्म द्वारा फर्म के प्रॉफिट पर दिया गया गवर्नमेंट को टैक्स है। इंटरेस्ट पेमेंट हाउस होल्ड कई बार गवर्नमेंट और फर्म से एडवांस लेते हैं और इस एडवांस के बदले उन्हें इंटरेस्ट पेमेंट देना पड़ता है, और कई बार गवर्नमेंट और फर्म्स हाउस होल्ड से लोन लेती हैं और इस लोन के बदले वो हाउस होल्ड को पेमेंट चुकाती हैं। सो जो हाउस होल्ड एक नेट इंटरेस्ट पेमेंट करता है उसको हमें नेशनल इनकम में से घटाना होता है। ट्रांसफर पेमेंट्स हाउस होल्ड को बिना किसी गुड्स एंड सर्विसेज के बदले दिए जाते हैं, जैसे सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स, बेरोजगार भत्ता, पेंशन आदि। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम हाउस होल्ड की पर्सनल इनकम में से टैक्सेस एंड नॉन टैक्सेस पेमेंट करने के बाद में जो इनकम बचती है वो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम होती है। नॉन टैक्स पेमेंट्स लाइक मेडिकेयर डिडक्शंस, सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशंस एटसेट्रा। और इस पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम को हाउस होल्ड चाहे तो खर्च कर ले या इसमें से कुछ पोर्शन को सेव कर ले। अब हम नॉमिनल एंड रियल जीडीपी की बात करते हैं। रियल जीडीपी में हम गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू एक कांस्टेंट बेस ईयर के प्राइस पर इवैल्यूएट करते हैं। यदि रियल जीडीपी में चेंज हुआ है तो हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन में भी चेंज हुआ है। लेकिन नॉमिनल जीडीपी जो कि प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस पर इवैल्यूएट होती है, यदि उसमें चेंजेस हुआ है देन वी कैन नॉट नेसेसरली से दैट वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन हैज अंडरगॉन चेंजेस, क्योंकि हो सकता है प्राइस में इंक्रीज होने की वजह से नॉमिनल जीडीपी में इंक्रीज हुआ। जीडीपी डिफ्लेटर, द रेशियो ऑफ नॉमिनल टू रियल जीडीपी इज कॉल्ड जीडीपी डिफ्लेटर। GDP deflator is a price index. You can measure the changes in the price by using the GDP deflator. There are some other price index also, like consumer price index and wholesale price index. Consumer price index. Consumer price index में हम एक given basket की वैल्यू को एस्टिमेट करते हैं, लेकिन इसमें हम 2 सालों को कंसीडरेशन में लेते हैं। एक तो बेस ईयर जिसको हमने बेस ईयर माना है, उसमें उस गिवन बास्केट की क्या वैल्यू है, एक करंट ईयर। सो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ बास्केट इन द करंट ईयर एंड टोटल वैल्यू ऑफ द बास्केट इन द बेस ईयर। होलसेल प्राइस इंडेक्स, आपने होलसेल प्राइस और रिटेल प्राइस के बारे में सुना होगा।
जब किसी एक व्यक्ति को अपने घर के लिए 1 किलो प्याज चाहिए तो उसे यह प्याज रिटेल प्राइस पर मिलेगा, और जब किसी एक बड़े व्यापारी को बड़ी मात्रा में क्विंटल्स में प्याज चाहिए तो उसे यह प्राइस होलसेल प्राइस पर मिलेगी, क्योंकि वह बल्क में इन चीजों को खरीद रहा है। सो होलसेल इज द प्राइस एट विच गुड्स आर ट्रेडेड इन द बल्क। सो होलसेल प्राइस और रिटेल प्राइस में फर्क होता है। So the index for the wholesale price is called the wholesale price index.